2 मार्च 2026 के न्यूज़पेपर डिस्कशन के इस सेशन में पहला न्यूज़ है, भारतमाला प्रोजेक्ट के लिए 3 स्टोन क्रशर को मंजूरी मिली है। तो इसमें ये देखो, भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत प्रस्तावित 6 लेन ग्रीनफील्ड हाईवे के निर्माण को लेकर गया जिले में 3 स्टोन क्रशर खुलेंगे। ये मेनली वाराणसी रांची कोलकाता हाईवे के लिए 6 लेन हाईवे बनने जा रहा है, एक्सप्रेसवे जिसको कह सकते हो। उसके लिए गया में 3 स्टोर क्रशर खोले जाएंगे। ठीक है, अब देखो भारतमाला प्रोजेक्ट क्या है, इसके बारे में जानना ज़्यादा जरूरी है क्योंकि एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आने वाला है। भारतमाला परियोजना सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 2017 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य है आर्थिक विकास में सुधार करना, माल ढुलाई की दक्षता बढ़ाना और ग्रामीण और सीमावर्ती क्षेत्रों को आपस में जोड़ना था। इसका मुख्य फोकस क्षेत्र है सीमा और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क मार्ग, तटीय और बंदरगाह संपर्क मार्ग और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। ये सब मेन थीम है, इस पे बढ़ाना है। तो भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत ही देखो कई प्रपोज ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे हाईवे हैं। ग्रीनफील्ड दैट मीन्स ये होता है कि पहले वहाँ हाईवे नहीं था, उस पर बनाया जाएगा। एक ब्राउनफील्ड हाईवे जो होगा, पहले से हाईवे है उसको ही इम्प्रूव किया जाएगा। तो इसमें ग्रीनफील्ड हाईवे को, लेकिन देख लो ये प्रस्तावित ग्रीनफील्ड हाईवे है। एक सेकंड, ये देखो वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे जो है, यहाँ से वाराणसी से निकलेगा रांची फिर कोलकाता। इसके लिए ही गया जिले में 3 स्टोर क्रशर खोले जाएंगे। और दूसरा है पुणे अहमदाबाद औरंगाबाद एक्सप्रेसवे। फिर यहाँ देखो ये वाला एरिया हो गया इंदौर मुंबई एक्सप्रेसवे। फिर पुणे बेंगलुरु एक्सप्रेसवे ये रहा, और फिर एक चेन्नई त्रिची एक्सप्रेसवे भी बनाया जा रहा है। ये सब प्रस्तावित है किसके तहत, तो भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत। ठीक है, जो कब आया था 2017 में। दूसरा न्यूज देखो, महिला रोजगार योजना, जो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना था, जो सितंबर 2025 में आया था, बिहार सरकार के द्वारा लाया गया था, जिसमें कि अभी तक 1,81,00,000 महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये दिए जा चुके हैं ताकि वो रोजगार खोजें। और उसके 6 महीने बाद देखो, अब सर एक सर्वे किया जाएगा, उसी से रिलेटेड न्यूज है। जो सर्वे में अच्छे रोजगार कर रहे होंगे उनको, उन महिलाओं को रोजगार को बढ़ाने के लिए पैसे दिए जाएंगे। फिर से दूसरी किस्त में 40,000, तीसरी किस्त में 80,000 और अंतिम किस्त में 60,000 रुपये तक दिए जाने की योजना है। इसी के लिए एक सर्वे स्टार्ट हो गया है, यह स्टार्ट होने वाला है। तीसरा न्यूज है डेस्टिनेशन बिहार एक्सपो 2026। डेस्टिनेशन बिहार एक्सपो 2026 पटना के गांधी मैदान में आयोजित किया गया था। ये जो है बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन और उद्योग विभाग के सहयोग से आयोजित किया गया था। अगर पूछता है डेस्टिनेशन बिहार एक्सप्रेस को कहाँ आयोजित किया गया था, तो पटना के गांधी मैदान में आयोजित किया गया था। इसी से संबंधित एक और न्यूज है, ये देखो, एक्सपो कनेक्ट बिहार का समापन हो गया है। ये पाटलिपुत्रा मैदान में आयोजित करवाया गया था। देखो ना, पाटलिपुत्रा मैदान में आयोजित करवाया गया था। ये 5 दिवसीय था। इसको एमएसएमई मंत्रालय जो भारत सरकार का है उसके वो स्पॉन्सर्ड किया था और आयोजन करवाया था सिडबी, नाबार्ड, उद्योग विभाग और एमएसएमई के सहयोग से आयोजन किया गया था। कहाँ, तो पाटलिपुत्रा मैदान में करवाया गया था। इन दोनों आर्टिकल से बस ये याद रखो, एक्सपो कनेक्ट बिहार और फिर डेस्टिनेशन बिहार एक्सपो 2026 दोनों पटना में ही आयोजित करवाया गया था। अब बिहार में नदियों पर सैटेलाइट से नज़र रखी जाएगी। क्यों लिया गया निर्णय, तो इस समय नदियों में अचानक आने वाले बाढ़ से भारी तबाही होती है। नई तकनीक में ऐसे क्षेत्र भी शामिल होंगे जहां गेज नहीं है और पूर्वानुमान के आधार पर बचाव कार्य हो सकेगा। इन वजहों से सैटेलाइट से नज़र रखने की प्लान की जा रही है। इसके तहत तो है ना, नेपाल से आने वाले जल स्रोतों की निगरानी की जा सकेगी। चंपारण से लेकर किशनगंज तक के जिले तक के क्षेत्र को शामिल किया गया। ये तो है ही, तुम जनरल नॉलेज के लिए जानो, बट एग्जाम में जो आएगा कि नेपाल से सटे हुए सीमा में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट टच करता है, तो इस रिलेटेड रुको मैप दिखा रहा हूँ मैं। बिहार के टोटल 7 जिले हैं जो नेपाल से सीमा साझा करता है। पहला है वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी,
फिर मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। ये सातों जिला जो है ये नेपाल से बाउंड्री शेयर करती है। बट एक बात ध्यान रखना, ये शिवहर है, ये वाला शिवहर जो यहाँ लिखा हुआ देखो, शिवहर बाउंड्री टच नहीं करती है। तो अगर तुमसे पूछा जाएगा या ऑप्शन में दिया जाएगा शिवहर, तो उसको कट कर देना। टोटल कितने जिले जो नेपाल से सीमा साझा करती है? 7। कितने हैं? 7। वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। तो इन जगहों से जो नदियां प्रवेश कर रही है बिहार में, उन पर निगरानी के लिए सैटेलाइट का उपयोग किया जाएगा। देखो नेपाल से कौन कौन सी नदियां बिहार में प्रवेश करती है, तो हम ईस्ट से शुरू करेंगे। पहला है महानंदा, फिर कोसी, कमला, बागमती, बूढ़ी गंडक और गंडक। तो ये फिर से देख लो, महानंदा, कोसी, कमला, बागमती, बूढ़ी गंडक और गंडक। ये सारी नदियां नेपाल से ही आती है, वहाँ से जल लेके आती है। कभी कभी जल ज़्यादा हो जाता है या कम हो जाता है, इसकी निगरानी के लिए सैटेलाइट से इस पर निगरानी रखे जाने की योजना चल रही है, बात चल रही है। देखो क्या होता है, जैसा होगा आगे अपडेट करेंगे। देखो इसमें फरवरी में 17 माह के उच्चतम स्तर पर रहा एफपीआई निवेश। एफपीआई निवेश क्या होता है कि जो विदेशी कंपनियां हैं या विदेशी निवेशक है, भारतीय कंपनी जो कि स्टॉक में रजिस्टर्ड है, उसमें 10% से कम शेयर अगर खरीदती है, 10% से कम शेयर अगर खरीदती है, उसको ही हम एफपीआई निवेश कहते हैं। और अगर 10% से ज़्यादा शेयर ले लेती है तो वो एफडीआई के अंतर्गत काउंट होता है। 10% से कम अगर लेती है तो उसका मैनेजमेंट में कोई रोल नहीं होता है, और इनका मेनली पर्पस होता है कि पैसे कमाना है और चले जाना है। जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट दिखेगा उसमें कंपनियां निवेश करती है, और अगर उससे ज़्यादा दिखे या फिर नुकसान होने लगे तो पैसे अपना विदड्रॉ कर लेती है, दूसरी कंपनी में चली जाती है, दूसरे देश चले जाते हैं। इस वजह से ही एफपीआई को ही हम लोग हॉट मनी भी बोलते हैं या हेलीकॉप्टर मनी भी बोलते हैं कभी कभी। ये टर्म जो देख लो, हॉट मनी या फिर हेलीकॉप्टर मनी, एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं, तो तुम याद रखो एफपीआई निवेश क्या होता है। तो किसी इंडियन रजिस्टर्ड कंपनी में 10% से कम अगर शेयर खरीदती है कोई फॉरेन कंपनी, तो उसे एफपीआई कहेंगे। ये काम सेबी के तहत भी किया जाता है। सेबी के तहत ही रेगुलेटरी बॉडी सेबी ही है इसका, एफपीआई या एफडीआई का। इससे ज़्यादा इस न्यूज़ से कुछ भी नहीं पूछा जा सकता है। तो चलो अगला देखते हैं। एक न्यूज़ है कि पिछले महीने जीएसटी संग्रह 8.1% बढ़कर 1.83 लाख करोड़ से अधिक हो गया है। तो फरवरी में कितना बढ़ा है? 8.1% बढ़ा है, और टोटल हो गया है 1.83 लाख करोड़। 2025-26 के जो अभी चालू वित्त वर्ष है, इसमें जीएसटी 20 लाख से करोड़ से ज़्यादा रुपए हो गए। ये अब पूछने वाला नहीं है। सब ये देखो कि सबसे ज़्यादा किस स्टेट से मिला है जीएसटी। तो महाराष्ट्र ने जीएसटी कलेक्शन में टॉप योगदान दिया है। उसके बाद कर्नाटक और गुजरात का स्थान आता है। पहला कौन सा है? महाराष्ट्र, दूसरा है गुजरात, और कर्नाटक दोनों दूसरे नंबर पे ही है, ठीक है। इसके बाद है हिमाचल, बिहार वगैरह का स्थान आता है। मतलब बिहार में भी थोड़ी बहुत बेहतरी हुई है कलेक्शन में, जीएसटी कलेक्शन में, लेकिन बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, ये सब ऐसे राज्य हैं जो राजस्व वृद्धि में कमी देखी गई है। तो इससे बस ये याद रखो, जीएसटी काउंसिल है, अगर याद हो तो बताना। जीएसटी काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के तहत है बनाया जाता है? कौन, अगर पता हो तो बताओ। हमने कल के न्यूज़ में भी देखा था कि कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी भारत दौरे पे हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ न्यूज़ तो अपडेट नहीं है, पुराने न्यूज़ का ही एक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दिया गया है पेपर में। तो मैं चाह रहा हूँ कि तुम लोग भी जान जाओ। पहले हमारे कनाडा से रिश्ते अच्छे थे, लेकिन 2023 में क्या हुआ कि तत्कालीन कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत सरकार पर एक आरोप लगाया था कि भारत सरकार कनाडाई नागरिक की हत्या के लिए साजिश रचता है, क्योंकि एक खालिस्तानी समर्थक आतंकवादी था हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हो गई थी कनाडा या फिर यूएसए में। उसमें इंडिया का हाथ बताया जा रहा था कनाडा के प्रधानमंत्री के द्वारा, जस्टिन ट्रूडो के द्वारा। बट इंडिया ने इसे सिरे से खारिज किया था। उसके बाद हमारे और उसके रिश्ते में खटास उत्पन्न हो गई थी। फिर से कोशिश की जा रही है कि दोनों के रिश्ते सही हो जाएं। जून 2025 में G7 का समिट हुआ था कनाडा में, वहाँ मोदी जी को इनवाइट भी किया गया था। और इसके अलावा 2026 जनवरी में ही गोवा में इंडिया एनर्जी वीक के दौरान दोनों देशों में सहयोग के लेके प्रॉमिस किया गया था कि आगे होगा नहीं होगा। तो ये जो
इंडिया एनर्जी वीक है। इसी से रिलेटेड एक 2016 में भी समझौता हुआ था, ऊर्जा वार्ता की शुरुआत की गई थी इंडिया और कनाडा के बीच में। अभी अभी अमेरिका और कनाडा में रिश्ते अच्छे नहीं हैं, इस वजह से कनाडा चाह रहा है कि उसे एक अच्छा मार्केट एक्सेस मिले, और इंडिया से बेहतर उसको कोई मार्केट मिल भी नहीं सकता है। इस वजह से सोच रहा है कि रिश्ता अच्छा बन जाए। तो 2 पॉइंट और इसमें याद रखने वाली बात है कि 2010 में देखो, 2010 में इंडिया और कनाडा के बीच परमाणु सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था, जो कि 2013 से लागू हुआ था। और 2015 से 20 के लिए यूरेनियम आपूर्ति समझौता भी हुआ था, किसके साथ? कनाडा के साथ। तो इस आर्टिकल से बस 2-3 न्यूज़ याद रखने वाली बात है कि 2010 में कनाडा के साथ परमाणु सहयोग समझौते हुआ, जो 2013 में लागू हुआ, और 2015 से 20 के लिए यूरेनियम आपूर्ति समझौता भी हुआ था। किससे हुआ था? तो कनाडा से ही हुआ था। और 2016 से ऊर्जा वार्ता की शुरुआत की गई थी। इस आर्टिकल से बस हमें जानने लायक इतना ही है। और अगर इससे अपडेट आएंगे, अभी देखो मेनली 2 दिन और है, 4 दिन के दौरे पे हैं मार्क कहानी जो है, तो अपडेट होता है तो फिर से कल या परसों के आर्टिकल में देखते हैं। देखो, एक दिल्ली हाई कोर्ट का एक टिप्पणी आया है कि पासपोर्ट रखने और विदेश यात्रा करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अहम हिस्सा होगा। तो तुम्हें पता होगा 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसी स्वतंत्रता के अंतर्गत ही पासपोर्ट रखने और विदेशी यात्रा करने का अधिकार को भी शामिल किया गया है, उसका हिस्सा माना गया है। तो किसने कहा? दिल्ली हाईकोर्ट ने। इससे ज़्यादा नहीं जानना है। नेक्स्ट न्यूज़ देखो, इजरायली हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत हो गई है। तो इससे संबंधित न्यूज है, वन बाय वन पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, इतना अभी चर्चा में रहेगा। युद्ध चालू है, इससे क्वेश्चन आने वाले नहीं हैं। अगर आता भी है तो कौन सा ड्रोन किसका है, या फिर इसको किस कंपनी ने बनाया, किस देश से संबंधित है, या ड्रोन है कि मिसाइल है, या फिर डिफेंस सिस्टम है, ऐसी चीज़ें आ सकता है। तो एक कलेक्शन है मेरे पास जो न्यूज़पेपर्स में आया था, वो मैं भी बता रहा हूँ, एक मिनट दे दो। ये देखो, स्पेस एक्स स्टार शील्ड जो है, स्पेस एक्स स्टार शील्ड संचार और जैमिंग से बचने के लिए एक सैटेलाइट है, ध्यान रखो। स्पेस एक्स स्टार शील्ड क्या है? तो एक सैटेलाइट है जिससे निगरानी किया गया ताकि टारगेट को अच्छे से लॉक करके उड़ाया जा सके, बमबारी की जा सके। और दूसरा एक इजराइल का एआई सिस्टम है, लेवेंडर ऑफ द गॉस्पेल। क्या है? इजराइल का एआई सिस्टम क्या है? लेवेंडर ऑफ द गॉस्पेल। ठीक है, ये इन चीज़ों को अगर बस याद रखो। स्पेस एक्स स्टारशील्ड एक सैटेलाइट है, लेवेंडर द गॉस्पेल एक एआई सिस्टम है। इसके अलावा देखो, एंड यूरिल एटियालिस 700 जो है एक ड्रोन है, अल शील्ड अल नोवा जो कि स्वायत्त ड्रोन है। ये एक ड्रोन शील्ड एआई द्वारा विकसित किया गया था। शील्ड अल नोवा 2 किसके द्वारा विकसित किया गया? ड्रोन शील्ड एआई द्वारा विकसित किया गया है। और एंड यूरिल एटियालिस ये एक ड्रोन है। स्पेस एक्स स्टार शील्ड अभी जो पढ़े थे, सेटेलाइट नेटवर्क है स्पेस एक्स का। और टॉमहॉक क्रूज मिसाइल जो है, ये अमेरिका द्वारा डेवलप किया गया है। कौन सा? टॉमहॉक क्रूज मिसाइल। और बंकर बस्टर जो है, एक बंकर बस्टर बम है। बंकर बस्टर ये एक बार से ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस एक बार भी देख ली। अगर एग्जाम में आता है तो ठीक है, अगर कोई मैगजीन में आ गया तो एक बार पढ़ लोगे तो रिवाइज हो जाएगा। एग्जाम में इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा क्या है, अगर आ गया तो ठीक है, वरना ओके ओके। एक और न्यूज़ देख लो, चीनी डिफेंस सिस्टम जो है ईरान यूज कर रहा था, जो कि काम किया ही नहीं सही से या ध्वस्त हो गया। उसका नाम क्या था? HQ-9V एयर डिफेंस सिस्टम है। HQ-9V अगर पूछता है कि HQ-9V तो क्या है, तो ये ड्रोन या फिर मिसाइल मत लगाना। ये एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि चाइना डेवलप किया, और यूज कौन कर रहा था? ईरान कर रहा था। ठीक है, अब एक लास्ट न्यूज़ देखो क्या है। लास्ट न्यूज़ यही है कि भारत पर व्यापक आर्थिक असर संभव है, क्योंकि कल मैंने बताया था, ये देखो, ये पर्शियन गल्फ हो गया और ये हो गया गल्फ ऑफ एडन। यहाँ ये जो बीच वाला एरिया है, छोटा सा नैरो स्ट्रेट है, ये हॉर्मुज स्ट्रेट है। ठीक है, तो इसको बंद करने का प्लान कर रहा है ईरान, या फिर बंद कर दिया होगा युद्ध। ये जो है, इससे टोटल 20 से 22% तेल का टैंकर गुजरता है। और इंडिया तो देखो कितना कर रहा है। भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 85% तेल आयात करता है, जिसमें 50 से 60% जो है वेस्ट एशिया से ही आता है। और लगभग जो हमारे 85% आयात तेल करते हैं, उसका आधा हिस्सा इस स्टेट से गुजर के आता है। तो इंडिया में भी उसकी महंगाई देखने को मिल सकती है, या फिर अगर इस ये एरिया जो है वेस्ट एशिया का अनस्टेबल रहता है, तो इसे भी
तेल की कीमत में उछाल आएगी, जिससे कि महंगाई बढ़ेगी। इसका असर वैश्विक स्तर पर पड़ेगा। ये हमारे एग्जाम में आएगा नहीं, प्रीलिम्स में खास करके। बस ये देख लो, हॉर्मुज स्ट्रेट के जरिए वैश्विक तेल और एलएनजी के करीब 30% आपूर्ति होती है। इससे रिलेटेड एक ब्रेंट कच्चे तेल जो है, ब्रेंट कच्चे तेल एक ब्रेंट इंडेक्स होता है, ब्रेंट इंडेक्स। इसमें क्या है ना कि कच्चे तेल की कीमत से रिलेटेड जानकारी दी जाती है। तो एक बार यूपीएससी ने पूछा था कि ब्रेंट इंडेक्स क्या है या किस बात से संबंधित है, तो तुम्हें याद रखना है क्रूड ऑयल से रिलेटेड है ब्रेंट इंडेक्स। ठीक है, इस ब्रेंट इंडेक्स अगर इस एग्जाम में आता है तो यही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है, तो याद रखो।